जय हिंद दोस्तों। वेट अ मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा देना चेयर को यहाँ से। चलिए सही। थोड़ा सा नीचे रिकॉर्डिंग करने में परेशानी होता है, अरेंज करो। आज नया चैप्टर या कहो कि नया ब्रांच हम स्टार्ट करने वाले हैं, कैलकुलस। और कैलकुलस का कुछ पार्ट 11th में पढ़ना है और कुछ पार्ट 12th में पढ़ना है। देखिए कैलकुलस में आपको पढ़ना क्या क्या है। कैलकुलस जैसे ही आप लिखते हो कैलकुलस, मान लीजिए आप कैलकुलस CALCULAS कैलकुलस, तो कैलकुलस नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं कैलकुलस का संबंध कैलकुलेशन से है। इसका संबंध कैलकुलेशन से है। कैलकुलेशन जैसे अगर बात की जाए सेट थ्योरी की, सेट थ्योरी भी एक चैप्टर है। तो जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हो तो उसके नाम में ही पता चल रहा है कि थ्योरी, और वो भी किसका थ्योरी? सेट का। मतलब सेट थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ सेट, ठीक है। सेट थ्योरी मीन्स थ्योरी ऑफ सेट, मतलब वो पूरा के पूरा जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो टोटली उसमें थ्योरी ही पढ़ना है। अगर उस चैप्टर की बात करें सेट थ्योरी में तो पूरा सेट थ्योरी ही पढ़ना है सेट थ्योरी में। तो वैसे ही इस चैप्टर की बात करें तो इसमें जो भी चलेगा वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। मतलब इसमें थ्योरी कम, कैलकुलेशन ज़्यादा। अब पढ़ना क्या है कैलकुलस में? तो कैलकुलस में जो फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है वो है लिमिट, जो कि 11th का टॉपिक है। तो 11th में ही मान के चलो कि 11th में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ना चाहते हो, बाय द वे कोई 12th के विद्यार्थी और वो कह रहा है कि हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन आप बिना लिमिट के समझ तो जाओगे, लेकिन बहुत सारा वैसा फॉर्मूला है जो विदाउट लिमिट आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा। जैसे आप लिमिट नहीं जानते हैं तो आप साबित नहीं कर पाओगे डिफ्रेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला। तो लिमिट जानना ज़रूरी है। लिमिट के बाद इसमें जो टॉपिक आता है वो है डिफ्रेंशिएशन। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, स्पेलिंग को सुधार लीजिएगा। और डिफ्रेंशिएशन के बाद जो टॉपिक आता है वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान के चलिए कि इसमें 3 टॉपिक तो 12th का है। डिफरेंशिएशन जो कि आपको 12th क्लास में मिलेगा। इंटीग्रेशन ये भी 12th क्लास के टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीनों के तीनों 12th क्लास के टॉपिक है। और 12th में हम पढ़ाए हुए हैं चैनल अक्षय सर नारदीगंज वाले, वहाँ पे जाके आप चेक करोगे तो डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत पुराना चैनल है और उस पर कोई खास जो कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं उस पर। मतलब यदा कदा कभी वीडियो डालते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन पूरा मिल जाएगा आपको। मैट्रिक्स मिल जाएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा, वो सब पूरा मिल जाएगा। खैर इस मुद्दे पर आते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो तो डिफरेंशिएशन के बाद तुरंत इसी का एप्लीकेशन पढ़ना होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं हम इसको। जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ लेते हो तो इंटीग्रेशन में भी वही बात होता है। इंटीग्रेशन जैसे ही ख़त्म करोगे तुरंत इंटीग्रेशन के बाद आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ख़त्म किए उसके बाद तुरंत लगले आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जैसे ही ख़त्म किए वैसे ही तुरंत आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लास्ट टॉपिक होता है कैलकुलस का। तो इतना तो पढ़ना ही है। और जैसा कि हमेशा की तरह हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी इधर उधर के बकवास
पद करते हुए। तो मिटाने वाला देखिए, लिमिट, कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक यही कि लिमिट क्या होता है, लिमिट आखिर तो क्या होता है ये कहना उससे अच्छा है कि हम आपको एग्जाम्पल ही दिखा दें या प्रॉब्लम ही सॉल्व करवा दें कि आखिर कैलकुलस होता कैसा, मतलब लिमिट कैसा होता है। लिमिट कहने का मतलब है जैसे कि आप कोई फंक्शन उठा लीजिए, कोई भी फंक्शन, जैसे कि फंक्शन है और आप लोग खुद समझते हैं कि फंक्शन एक्स वेरिएबल में है, ये फंक्शन एक्स वेरिएबल में, सपोज दैट मान लिया जाए कि x+2, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन एक्स वेरिएबल में है। तो अगर यह फंक्शन एक्स वेरिएबल में है और कहें इस फंक्शन का वैल्यू निकालो x बराबर 2 पे, तो 2 पे 3 पे जो भी हो, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि एफ एक्स की जगह आप 2 बैठाइए ना सर, तो फटाक दे पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम सही निकाले मान। एफ और एक्स की जगह आप कितना बैठा दिए 2, लेकिन मान लेते हैं कि फंक्शन वही रहता, ठीक है, फंक्शन यही रहता, सपोज दैट, ठीक है बना दिया, मान लेते हैं कि यही फंक्शन फिर से आ जाए f(x) बराबर x+2, लेकिन अब एक्स के जगह पे 2 नहीं बोले डायरेक्ट रखने के लिए, 2 नहीं बोले डायरेक्ट, लेकिन 2 ही बोले, मतलब 2 नहीं बोले लेकिन 2 ही बोले। यानी जैसे कोई आदमी है और बाज़ार से मोबाइल ख़रीद के लाया और ख़रीद के लेके आया 999 रुपया में, लाया 999 में, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हम 1000 रुपया में खरीदें, या मान लो कि 19,999 में खरीदा, लेकिन यहाँ क्यों बोलेगा कि हम 20,000 में खरीदें, जबकि खरीदा 19,000 में, तो बोलेगा यार इतना सामने 1 रुपया के कौची वैल्यू है, 1 रुपया के क्या वैल्यू दे, 1 रुपया कोई पूछता है जे इसके सामने, और उसका कहना भी सही है। तो अगर उसका कहना सही है तो अभी मैथ के मामले में मेरा कहना भी सही होगा। अगर वो कह रहा है कि 19,999 रुपया जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ 1 रुपया अगर एक्स्ट्रा बोल भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ा, एकदम सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वैसे ही हम बोलने वाले हैं कि x इक्वल टू डायरेक्ट 2 नहीं बोलकर हम 1.99 और 99 और भी बोल सकते हैं, 1.99, हम इतने तक रह देते हैं। अब जरा हम नंबर लाइन पे समझाना चाहते हैं, जैसे नंबर लाइन देखिए, ये वाला नंबर लाइन इस तरह से है, मान लो इसमें कहीं 2 होगा और आपको खुद सोचना है कि 1.99 जो हम बोल रहे हैं वो किधर होगा, 2 से पहले, 1.99 जाहिर सी बात है 2 से पहले होगा। जैसे कोई कहे 2.01 तो 100% है 2 से ज़्यादा होगा, और 1.99 जो बात कर रहे हैं वो 2 से पहले है, मतलब लेफ्ट हैंड और साइड है, लेकिन यहाँ साइड नहीं बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, हालांकि उसको नहीं बोला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तो जो वैल्यू निकलेगा उसके लिए, खैर ठीक है। यहाँ लिमिट 1.99 नहीं है, जैसे कुछ किताब वाले लिखते रहते हैं कि 1.99 लिमिट है, या कुछ टीचर भी वैसे होते हैं जो बोल देते हैं कि 1.99 लिमिट है। ठीक है, आपका कहना सही है कि 1.99 लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 2.0001 राइट हैंड लिमिट है। लेकिन लिमिट अगर रियली में देखा जाए तो लिमिट हम बोलेंगे 2 को। अगर एक्चुअली बात करें, थोड़ा सा किताबी दुनिया से थोड़ा सा हट, किताबी दुनिया से क्या मतलब किताबी वाला ही, लेकिन जो नॉर्मली गलत मतलब निकाल लेते हैं स्टूडेंट और टीचर भी, उनको हम क्लियर करना चाहते हैं, या खास करके विद्यार्थी को, कि लिमिट फ़िलहाल 2 को आप कह सकते हैं, या चलो भाई 2 को भी नहीं बोलना, 1.99 ही बोलिए, ठीक है 1.99 ही बोलिए, हटाइए, और 2.1 को ही बोलो। हालांकि सच्चाई है कि 1.99 को हम लिखेंगे 2 माइनस 0.01, और थोड़ा और सही से अगर लिखेंगे धीरे धीरे तो हम बोलेंगे ना कि 2 में से हम h घटा दिए। h क्या है यहाँ पे, h क्या है, h हम बोल दिए 0.01 को, मतलब h जो ऐसे भी है वो h टेंड्स टू 0 के बराबर है। यहाँ समझना है, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझें तो भी हिसाब बन जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा।
किया था, कोई परेशानी नहीं होगा उसमें। लेकिन फिर भी समझना चाहिए भाई, अगर समझ गए तो अच्छा बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1.99 ही होता है, लेकिन लिखा जाता है उसको 2 माइनस 0.01। 0.01 मतलब हम उसको एच मान लेते हैं। तो एच जो ऐसे भी है वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर। और ये नया टर्म आया, ये क्या है सर, इसी को बोलते एच टेंड्स टू। एच टेंड्स टू का मतलब है कि एच 0 के बराबर नहीं है, लेकिन एच 0 की तरफ अग्रसर है। मतलब 0.01 को ऐसे भी बोलो ना कि 0 है। तो अगर दो में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। जबकि इधर वाला बात करें 2.01, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट है। और इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 में जोड़ देंगे कितना, 0.1। यहाँ आप कह सकते हैं 2 में हम जोड़ रहे हैं एच। एच क्या है, एच टेंड्स टू 0 है, एच टेंड्स टू 0 है। 0 मतलब 0 नहीं है तो 0.01, लेकिन 0 के अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर ही बोलेंगे। अगर सिग्निफिकेंट राउंड फिगर कर दे तो 0 ही बोलेंगे, कह सकते हैं कि वो 0 के बराबर है। तो अगर 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे एच मतलब जो जोड़ रहे हैं वो नगण्य है, उसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, कोई अपने आप में मायने नहीं रखता है। जैसे इस बोर्ड की लंबाई है, चौड़ाई भी है, लेकिन इसका मोटाई नहीं के बराबर है। मतलब लंबाई और चौड़ाई के सामने मोटाई की गिनती क्या करता है, बहुत कम है। तो वैसे ही 2 में ये जो जोड़ रहे हैं इस सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मतलब 0 के बराबर है। जो घटा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, वो भी 0 के बराबर है। और इसी को बोला जाता है एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। तो वही हम इधर समझाने वाले कि x बराबर जो 1.99 रखेंगे, मतलब रखो, मान लो f और x की जगह पे 1.99 रख दो, तो जहाँ पे रखोगे तो पूरा मिला के आएगा 3.99। अब हम समझाना ये चाह रहे हैं ना इस जगह पे कि x के जगह पे जो 1.99 लिखे हैं, इसको यहाँ पे समझो। आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट x जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। x टेंड्स टू 2, इसका मतलब है कि x का मान 2 के बराबर नहीं है, लेकिन लगभग x का मान 2 के बराबर है। यहाँ पे डाउट होता होगा, ये वाला x का रियल मान था 1.99, ये एक्चुअल मान है। तो x का मान 1.99 है, मतलब कि आप 2 के बारे में बोल रहे हैं, तो x बराबर 2 नहीं बोलना चाहिए, x टेंड्स टू 2 बोलना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर रखेंगे हम, जैसे 1.99 रखें, 1.99 तो 3.99 आए। और इसका वैल्यू भी अगर सोचें 3.99 के, तो 3.99 मतलब 3 रुपया 99 पैसा, मतलब बोलो कि कितना है, 4 रुपया। ये खुद जो है आप कह सकते हैं कि किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो जो हम x का मान रखें वो भी लगभग किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये सब जो कहानी इधर लिखे हैं ना, वो कहेंगे कि लिमिट वैल्यू है, एक लिमिट है। और यहाँ पर जो 1.99 है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखाएगा, अगर x टेंड्स टू 2 दिखाई दे रहा है, तो बाद में हम इसको बराबर में कन्वर्ट अगर करेंगे x बराबर, तो हम बोलेंगे कि 2 में से कुछ घटाना पड़ेगा, तभी तो 1.99 पे जाएंगे। हालांकि कितना घटाएंगे, 0.01, अभी समझा दिए। अगर इस तरह से लिखल मिल जाए तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। या यहीं पे लिखल रहता है x टेंड्स टू 2, और एजा पे मान लो कि माइनस लिख देगा 2 पे, या यहीं पे प्लस लिख देगा। अगर माइनस लिख दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस लिख दिया तो राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के पीछे इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जब कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे तो वहाँ यही बात हम फिर से भोगेंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम समझा दिए कि जो एक्चुअल वैल्यू आपको दिया जाएगा कि x टेंड्स टू 2 है, तो 2 से कम, मतलब 2 में से अगर कुछ आप माइनस कर दोगे तो लेफ़्ट साइड में चले जाओगे, मतलब वो लिमिट जो आपको मिलेगा लेफ़्ट वाला,
और अगर कुछ जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा वो राइट हैंड लिमिट वाला होगा। तो देखते हैं आगे इसको। और ये आपको समझ में आएगा हिसाब बनाते बनाते ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन में एकदम फर्स्ट क्लास में एकदम 10 मिनट के अंदर पूरा समझ गए, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, 1-2 क्लास में आपको टाइम लगेगा। और ये सब स्पेशल तब होगा, लिमिट वैल्यू तब पूछा जाएगा जैसे आपसे हम कहें, मान लो कोई ऐसा वैल्यू दे दिए, सपोज दैट हम दे दिए x², अब मान लो बटा में 4, और सपोज दैट x-2, और ऐसे f(x) है, ठीक है। और इसमें हम कह दें कि x टेंस टू 2 बैठा, तो बोलो कितना मान होगा, x टेंस टू 2 बैठा, ये मतलब x का मान 2 नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 ही बैठा। एग्जैक्टली 2 बैठाएंगे तो मामले गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई कहे कि x बराबर 2 बैठाइए ना सर, x बराबर 2, गलत बोल रहा है वो आदमी। जो भी आपको ये बात कह रहा है वो एकदम सरासरी गलती भरा कह रहा है। x के जगह पे डायरेक्ट 2 आप नहीं रख सकते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर 2 बैठाइएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0, और नीचे भी 2 में से 2 गया 0, तो ये तो इन क्या बोलते हैं उसको, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट 2 नहीं बैठाना होता, मतलब x बराबर 2 नहीं कहेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेगा कि x टेंस टू 2। तो अरे x बराबर 2 डायरेक्ट नहीं बोला, x टेंस टू 2 बोल दिया, तो बतिया वही नहीं है सर। इसका मतलब वही होता है कि हमको 2 बैठाना है, तो 2 अगर बैठाएंगे ना सर, 2 बैठाएंगे तो 2 के स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 के मान देखो, 0 से 0 कट गया, 1 भी हो सकता है, नहीं सर ऊपर में 0 है, 0 भी हो सकता है, नीचे 0 है सर, और नीचे 0 होता है इनफाइनाइट, तो कुछ भी हो सकता है, 1 0 इनफाइनाइट। और ऐसे सिचुएशन के लिए ही हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। और ऐसा क्वेश्चन तभी आपको दिया जाएगा जब x टेंस टू 2 बोलेगा। x बराबर 2 बोल ही नहीं सकता, डायरेक्ट ऐसे कह ही नहीं सकता है कि x इक्वल टू 2 बैठा है, क्योंकि x इक्वल टू अगर 2 बैठाइएगा तो 4 नीचे, 4 में 4 गया 0, और नीचे भी 0, कहानी ख़त्म। लेकिन अगर 2 नहीं बैठाते हैं, मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट 2 नहीं बैठाए हैं, जैसे 1.99 बैठा है, 1.99 के स्क्वायर और माइनस में 4, और नीचे भी बैठा है 1.99 और नीचे 2, तो 100% है कि अब ये वाला फॉर्म नहीं आएगा, 0/0 नहीं आएगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं नहीं आने वाला। क्यों? सोचो, 1.99 के स्क्वायर, इतना तो आप भी मानते हैं कि कभी भी 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा, तो 4 से कम होगा उसमें से 4 घटाना, तो कुछ तो आएगा, और नीचे 1.99 में से 2 घटाना, अब इसका भी वैल्यू कुछ आएगा, तो ऊपर कुछ वैल्यू एवे करेगा, नीचे कुछ वैल्यू एवे करेगा, ऊपर p आएगा, नीचे q आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, यानी 0/0 नहीं आएगा। तो लिमिट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा? तो x टेंस टू 2 बोलता है तो ठीक है, तब भी हम ऐसे नहीं हल करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला बताएंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर कितना भुगते रहें, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे सब के सब ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 24.1, एक्सरसाइज 24.1। और शुरू में अगर देखें पहले में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन इसी में दिए हुए, लिमिट x टेंस टू 1, और कह रहा है कि x-2 का वैल्यू फाइंड करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, दूसरे नंबर में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2, x+2 के वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ x-2 के बन जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, और कह रहा है 9 का वैल्यू फाइंड करो, ये तो डायरेक्ट 9 ही होगा। चौथा नंबर
लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अब बटा में x प्लस 2। 5वां नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू -1 अब पूछ रहा है x³ माइनस 3x प्लस 1 बटा x माइनस 1। 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करें, लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एक्स माइनस 1। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर, अरे यार गड़बड़ हो गया लगता है, 5वां में कुछ और लिखा गया, यही था 7वां नंबर, ठीक है, और ये ठीक लिखा है 6ठा नंबर। अच्छा 5वां यहाँ लिख देते हैं। 5वां नंबर हो गया लिमिट x टेंस टू 2 और 3 माइनस एक्स। 5वां हो गया। 7वां हो गया 8वां नंबर, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब बटा में x प्लस 2। चलो पहले इतने ही क्वेश्चन से काम चलाते हैं। इसमें देखिए लिमिट वैल्यू कह रहा है, जैसे कि x की जगह आप कितना रखना है 1 तो रख दो, बहुत आसान है। पहला वाला में जितना क्वेश्चन भी है सब बहुत ईजी है, आसानी से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 रखते हैं, मान लीजिए x की जगह पे अगर 1 रख देती है, ठीक है 1 रख दें तो 1 में से 2 घटेगा -1, इसका आंसर हो गया -1, बन गया। बस इतने करना है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, x की जगह आप 2 रखें तो 2 और 2 कितना हो गया 4, बस बन गया, हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, x की जगह आप 0, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो वही आंसर हो गया 9। x की जगह आप 3 रखें तो जैसे ही 3 रखेंगे 3 के स्क्वायर 9 और 9 में से 9 गया 0, तो इसका आंसर हो गया 0। नीचे जो भी लिखना है लिखते रहो, हो गया 0। तो खुद समझ में आ रहा होगा पहला बहुत हल्का है। इसमें बात करें x की जगह आप -1 रखो, -1 रखिए, यहाँ +1 तो यहाँ -1 और यहाँ +1 दोनों कट जाएगा, बचेगा ही -1 और माइनस, तो 3 प्लस में हो जाएगा, और नीचे -1 रख रहे हैं तो 2 यानी कि 3/2 होगा, वो भी किस में माइनस में। सोचो माइनस क्यों, तो -1 रखे, -1 -2 हो गया, इसके वजह से माइनस लिखा है, तो इसका आंसर हो गया -3/2। उसके बाद जैसे इसमें देखो x की जगह पे 2 रखना है तो 3 में से डायरेक्ट 2 घटा दो, तो इसका आंसर 1। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो लग रहा हो कि एकदम खेला कर रहे हैं, तो यही है ये है। हाँ जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे दूसरा में तो टाइम लगेगा। 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 8 हो गया, नीचे हो गया 2 और 2 4, हालांकि इसको काट दो तो कट के हो जाएगा 2। तो इसमें जितना क्वेश्चन है सब ऐसे ही बनेगा टोटल। जैसे मान लेते हैं कि 8वां है, 9वां नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए कि 9वां में क्या है। देखिए 9वां नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 और वैल्यू पूछ रहा है 3x प्लस 1 बटा x प्लस 3। ये 9वां नंबर हो गया। फिर देखो गड़बड़ लिखा गया, 11वां नंबर लिखा गया। सब एक के जैसा लगता है ना, जो गड़बड़ हो जाता है। चलो 11वां लिखा गया, तो अब 9वां लिख देते हैं, गड़बड़ हो गया। 9वां है लिमिट, सब एक जैसा लग रहा है ना, x टेंस टू 1। इतना मनी क्वेश्चन भरल है, सब एक ही जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बटा में x माइनस 2। तो 9वां, और ये 11वां नंबर है, ये 9वां नहीं, ये 11 नंबर है। इसमें 3x प्लस 1 और x प्लस 3। खुद सोचो कि x की जगह आप कितना बैठाना है 0,
अब देखिए अगर x की जगह आप 0 बैठाएंगे तो जैसे ही 0 रखेंगे ये हो जाएगा 0, और नीचे 0 बैठाएंगे तो 3, तो ऊपर हो गया 1, मतलब ऊपर कहो कि 1 और नीचे 3, तो इसका आंसर हो गया 1/3। दैट्स राइट आंसर। यहाँ पे देखिए इसमें x की जगह आप कितना बैठाना है 1, तो 1 जैसे ही रखेंगे 1 क्या स्क्वायर 1 ही होगा, अब 5 था तो जोड़ के हो गया 6, और नीचे कितना, तो 1 में से 2 घटेगा तो -1, मतलब मिला जुला के बोलो ना कि इसका आंसर -6, -6। 10वां बच गया ना, उसको बता देते हैं। चलो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, और नहीं तो इतना हल्का है कि आप खुद से बाद में इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में परेशानी आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया सर दिक्कत होगा नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप खुद से बनाइएगा तो बन जाएगा। अब इसी में 10वां नंबर क्वेश्चन छूट गया था ना, 10वां नंबर में है लिमिट और x टेंस टू 0 निकालना किसका वैल्यू होगा, x + b बटा cx + d। ये 10वां नंबर हो गया। 11 तो बताइए दिए हैं, 12 नंबर हो गया लिमिट x टेंस टू 3 x² - 4x बटा x - 2। चलो 13 नंबर भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया लिमिट r टेंस टू 1 और वैल्यू निकालने कह रहा है πr² की। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 3 और वैल्यू निकालना है x × x + 3। 14 हो गया। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में है लिमिट x टेंस टू 3 और वैल्यू निकालना है x + 3 के। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 में हो गया लिमिट x टेंस टू 1 निकालना है मान x³ - x² + 1 के। इसका मान निकालना है 16 तक। 16 क्या 17 18 भी देख लिया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू पाई और पूछ रहा है कि x - 22/7 के वैल्यू क्या होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर है कि लिमिट x टेंस टू -1 और मान निकालना है 1 + x + x² + x⁻10 तक। चलिए पहले इतना क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना। यहाँ समझो x की जगह पे 0, तो यहाँ x की जगह आप जैसे 0 बैठाएं ये तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ भी 0 बैठाएं 0 हो गया, तो ऊपर बच गया b या नीचे बच गया d, तो इसका आंसर हो जाएगा b/d। आंसर साफ। उसके बाद इस क्वेश्चन पे देखो x की जगह आप 3 रखना है, जैसे ही 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ चरतिया 12, तो 9 में से 12 गया मतलब माइनस में 3, अब बटा 3 में से 2 गया तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। इधर बाद में देख लेंगे, पहले इन सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। x की जगह आप 3 रखो तो यहाँ पे 3 और 3 3 6, मतलब ये तो 6 हो गया, 3 6 18, तो 18 के आंसर। यहाँ बात कीजिए x की जगह आप कितना रखना है, x की जगह पे पाई, तो पाई - 22/7। कुछ लोग को लगता है कि पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 22/7 और 22/7 कट जाएगा, ऐसा बात नहीं।
22/7 अगर डायरेक्ट दे ले तो अच्छा बात है, लेकिन अगर पाई की बात करें तो पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेट है, लगभग में है। ठीक है, इसका पाई का मान जो वास्तविक मान होता है पाई का, वो दशमलव में बहुत लंबा जाता है, 3 दशमलव पता नहीं क्या 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 क्या, ढेर लंबा। आर्यभट्ट भी निकालने का प्रयास किए, जो भारतीय गणितज्ञ बहुत महान कह सकते हैं कि गणितज्ञ थे, वो भी पाई का मान मतलब शुद्ध दशमलव अंक तक नहीं लगा पाए, मतलब नहीं कट पाया, वो भी छोड़ दिए, कहे रहने दो। और अप्रॉक्सीमेट वही बोले कि 22/7 होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट होता है, तो आप 22/7 डायरेक्ट नहीं बैठा सकते, गड़बड़ हो जाएगा। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ये चीज़ माइंड में सेट रखिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को आप नहीं घटा सकते, अगर घटा देते हैं तो फिर गलती हो जाता है। यहाँ बैठाइए, इसके जगह आप 3, तो 3 और 3 6 हो गया इसका आंसर। इसमें समझो, एक्स के जगह आप -1, अब देखो -1 रखेंगे तो ये -1 आई +1 कट गया। एक्स पे पावर 1 है तो -n रह जाएगा -1, और 2 है तो +1 हो जाएगा, तो 1 2 कट गया। वैसे ही एक्स पे पावर 3 तो -1 रह जाएगा जैसे बैठाएंगे, क्योंकि पावर अगर सम संख्या होता है तो बोलते हैं कि वो प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस ख़त्म। लेकिन अगर पावर विषम संख्या है तो माइनस नहीं ख़त्म होता, रह जाए करेगा माइनस। तो वैसे ही 3 से 4 कट गया, x⁵ से x⁵ कट गया, x⁵ से x⁵ कट गया, x⁵ से x�10 कट गया। इस तरह से मतलब x⁴ से लेके 10 तक सब कट गया, तो लास्ट में बचा कौन सी, सिर्फ 1, और जो बचा वही आंसर होगा। इधर जरा देखिए, r की जगह आप कितना बैठाना है, 1, तो 1 बैठा दो तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट पाई। इसमें 1 बैठाना है तो 1 के क्यूब 1 ही रह जाएगा, और 1 के स्क्वायर 1, तो इस 1 कट गया, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। चलो, ये सब इतना आसान है ना, जितना आसान लग रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ोगे तो टफ लगेगा, मतलब लगेगा कि हाँ भाई कुछ आया है। और आगे जाके जो फार्मूला प्रूफ होता है ना, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम चाहिए। अगर आपका बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छा है तो अच्छा है, और नहीं अच्छा है तो जो हम साबित करने वाले हैं वो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन कहाँ तक हो गया, 18 तक हो गया ना, 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि 19वां नंबर पे क्या, तो 19वां नंबर क्वेश्चन है लिमिट, और x टेंस टू 0। ये तो पहले भी आया था क्वेश्चन ऐसा, ax प्लस बी अब बटा में है cx प्लस में 1। 19 नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर में है लिमिट x टेंस टू 4, 4x प्लस में 3 बटा x माइनस 2। 21वां नंबर क्वेश्चन, 21वां नंबर, 21 में है लिमिट x टेंस टू 1, जो मान निकालना है x² प्लस 1 और x प्लस 100, इसका वैल्यू निकालना है। देखो पहले तो x की जगह आप 0 बैठाइए, जहाँ x है, जैसे ही 0 बैठाएंगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऊपर बच गया b, और इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा b। इसमें x की जगह आप 4 बैठाना, तो 4 × 16 और 3 जोड़ दिए तो 19, 4 में से 2 गया तो 2, तो 19/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करो, x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 112 हो गया, और नीचे 101 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/101। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 22।
22 जो है वो है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बटा में सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए। यहाँ पे एक बात श्योर ही कर दिया है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, और वो होगा भी नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये जो दिया हुआ है अगर ये नहीं भी लिखल रहता तो उससे खास कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो दे क्यों देता है सर, कोई कारण बतलाइए। बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे कि आखिर वो देता क्यों है, वो देने का मकसद क्या है। आखिर कोई तो कारण होगा जो देले होगा। फिलहाल तो हम x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये a हो जाएगा, ऊपर में b हो जाएगा, नीचे में c, नीचे c हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 1 रख रहे हैं, b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अब समझो, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता, मान लो नीचे 0 हो जाता तो फिर इनफाइनाइट हो जाता, और यहाँ तो और बड़ा बवंडर उठ जाता, क्योंकि ऊपर भी 0 आ जाता और नीचे भी 0, और ऊपर 0 नीचे 0 तो फिर इन डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता। और वैसा कह नहीं रहा है, क्योंकि साफ साफ कह रहा नहीं भाई, ए प्लस बी प्लस सी जो भी आपको मानना है मानो, लेकिन माइंड में एक बात फिक्स कर लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है तो हम क्यों माने, नहीं मानेंगे। तो इसे ही कट गया, तो कितना बार में कटा, एक बार में। इसका आंसर 1 हो जाएगा। और पहले नंबर में इतने क्वेश्चन था, कुछ और है कि एक और है 23 नंबर में एक और क्वेश्चन है, ये 22 से तक है, तो उसको भी बता ही देते हैं। 23 नंबर, इसको क्यों छोड़े, एक और है लिमिट है। इसके बाद अगर बात करें तो लिमिट x टेंस टू -1 है। अच्छा बात है, निकालना जो है ना x टू दी पावर 10 है प्लस x टू दी पावर 5 है, और उसके बाद है +1 बटा में अगर बात करें तो x -1। ठीक है, x के जगह पे कितना बैठाइएगा, -1 रख दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 बैठाना है। देखो -1, तो यहाँ सोचो कि -1 पे पावर 10 और फिर -1 पे पावर 5 और फिर +1 बटा में x के जगह -1 आई -1। अब यहाँ देखो x टू दी पावर -10 है, मतलब -1 टू दी पावर 10 है, तो -1 ई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और -1 टू दी पावर 5 है तो -1 रह जाएगा, प्लस में 1, नीचे -2, ये दोनों कट गया, पूरा कट छट के जो आ गया 1/2, वो भी किस में, तो माइनस में, -1/2। देखो पहले में 23 को क्वेश्चन था, 23 क्वेश्चन बता दिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन बताने वाले उसमें कुछ फार्मूला प्रूफ करना है, तो फार्मूला प्रूफ करना। और हमेशा की तरह हम इसी तरह से क्लासें बनाते हैं, इसी तरह से वीडियो बनाते हैं कि हौच पौच नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि हम 1 घंटे का क्लास बना दिए, और 1 घंटे या 2 घंटे या जो भी आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात करते हैं, तो हम घंटा पे फोकस नहीं करने वाले हैं। और आप लोगों को भी हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप घंटा पे ध्यान नहीं दीजिए कि हम कितना घंटा पढ़ा है। यहाँ हम घंटा पढ़ाने नहीं आए हैं, ठीक है, किसी को बुरा लगे तो लगे, हम यहाँ मैथ बताने आए हैं। ये नहीं कि 1 घंटे आए और सॉरी थोड़ा सा कोई अदरवाइज नहीं ले ले, मतलब 1 आवर 2 आवर की बात करें तो 1 आवर 2 आवर ये नहीं दिखाना है। एक टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया, फिर अगले क्लास में हो सकता है कि 1 आवर चले, हाफ एन आवर चले, 2 आवर्स चले, तो आवर्स कितनों भी चले उस पर मायने नहीं रखना है कि कितना आवर्स तक क्लास चला। 1 आवर की क्लास था, 2 आवर का क्लास था, 3 आवर का क्लास था, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपको कितना समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जो भी हम बताएं इतना इजी था कि समझ में तो आना ही आना है। नहीं समझ में आएगा ये हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं आ रहा है तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं कि उसके बारे में फिर क्या बोला जाए अगर ये भी नहीं समझ में आया तो। क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है ना, वहाँ से पता चलेगा कि लिमिट क्या होता है, और उसमें कुछ फार्मूला में प्रूफ करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा ये भी बोलना है कि कभी कभी बोलते बोलते दोस्त, हाँ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों यार, ये सब अगर इन सब चीज़ पे किसी को बुरा लगे तो ये सब चीज़ों के लिए भी माफ़ कीजिएगा और पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, हाँ जो भी, सबका अपना अपना संबोधन का तरीका होता है, तो
हमको ऐसा लगता है कि आप लोग 12th के विद्यार्थी हैं और ठीक ठाक है, मतलब आप राय सलाह दे सकते हैं, समझ सकते हैं, उतने भी बच्चे नहीं हैं आप, तो क्या बच्चे बच्चे बोलते रहो। कुछ वैसे भी हैं जो इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा है और देखते हैं, हम उम्र हैं, कुछ तो मेरे से भी बड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता है संबोधन करना कि बच्चे लोग, इसलिए हम थोड़ा सा जो बोलते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो ठीक है, आई एम सॉरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।